टॉपिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं गॉस थ्योरम। ये तुम्हारे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके कई सारे एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम को प्रूव भी हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम समझने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी हम लोग पहले इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम को समझने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बेहद ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं उसको हम यहाँ पे रफ पेज पे पहले समझेंगे, उसके बाद इसके नोट्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम रिलेट किससे करता है। तो गॉस थ्योरम रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, गॉस थ्योरम रिलेट करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं, ये रिलेट करता है चार्ज से। तो हमको इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पे और इसके प्रूफ पे चलेंगे। सपोज़ मान लो हम एक बॉल लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा फुटबॉल है, ठीक है, इमेज करते हैं कि ये एक फुटबॉल है, ठीक है। इसके अंदर हम दो कंडीशन अप्लाई करते हैं अलग अलग। एक सबसे पहले एक छोटा सा बल्ब हम बहुत ही कम वाट का बल्ब यहाँ पे जलाते हैं, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करोगे और रिलेट करोगे जो हम बोलना चाह रहे हैं इससे। अगर हम इसमें कम वाट का एक बल्ब जलाते हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे अंदर में लाइट होगी, प्रकाश होंगे। ये लाइट्स के लिए हम यहाँ पे करते हैं इस बॉल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक छोटा सा सरफेस को हम कट करते हैं। जैसे ही हम छोटा सा एरिया हम कट करते हैं तो कुछ लाइट्स के जो रे होंगे, जो फोटोन्स होंगे लाइट के, वो यहाँ से रिलीज करेंगे और ये निकलेंगे बाहर की ओर। ठीक है, ये पहला सिचुएशन हो गया। अब हम दूसरे सिचुएशन पे सेम इसी बॉल के अंदर एक अधिक वाट का एक बल्ब हम जलाते हैं, एक बड़ा बल्ब जलाते हैं, और यहाँ पे लाइट यहाँ ज़्यादा ग्लो करेगा। तो या इस समय क्या होगा कि इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अभी जो लाइट्स निकलेगी तो आपको पिछले वाले से कहीं ज़्यादा निकलेगा। इसका ये मतलब हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये पूरी तरह से ये रिलेट करता है कि अंदर में जितना ज़्यादा चार्ज्ड होगा, अगर हम इस बल्ब को चार्ज से रिलेट करके समझें तो पता चलेगा कि जितना ज़्यादा चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ लाइंस बाहर की ओर निकलेंगे। इसी लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जो पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो जरूर देखोगे ताकि ये सारा मैटर वहाँ से समझ पाओगे। ठीक है, अगर हम इसको चार्ज्ड पार्टिकल्स मानते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जिसको हम 5 से इंडिकेट कर रहे थे, ये रिलेट करता है किससे? ये रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यानी ये कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे रिलेट करती है? चार्ज से, क्योंकि जितना हेवी चार्ज पार्टिकल्स अंदर था उतना ही ज़्यादा लाइंस बन रहे थे, और जितना ज़्यादा लाइंस बनेगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स बनता है, यानी ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये इनका कहना है कि डायरेक्ट जो फ्लक्स है वो चार्ज से रिलेट करता है। तो आज हम लोग को यही समझना है कि फ्लक्स जो है वो चार्ज से कैसे डायरेक्ट रिलेट करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि ये चार्ज पार्टिकल अपने आउटसाइड में एक लाइंस क्रिएट करेगा, ठीक है, और ये लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? आउटर ऑफ द सेंटर होगा, आउटसाइड ऑफ द सेंटर होगा, ये सेंटर से बाहर की ओर है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो लाइंस है ये एक स्फेरिकल सरफेस बनाता है, सपोज मान लो कि एक गोल सरफेस बनाता है, ठीक है। इस गोल सरफेस का कहीं एक छोटा सा एरिया हम कट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। प्लेन और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये सारा कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक्स में अच्छे से समझे थे। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो इसके वेक्टर होंगे, ठीक है, ये हमारा ये डायरेक्शन बताएगा। ये हम छोटा सा एरिया, सपोज ये क्लोज सरफेस को हम एस इंडिकेट करते हैं, तो ये हमारा छोटा सा जो सरफेस एरिया है इसको हम डी एस से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो यही डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ तो सारे जगह पे निकल रहा है। तो हम छोटा सा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिए हैं वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यही निकलेगी। अगर हम कहें कि इस दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, तो एंगल इसके बीच बनेगा कितना? 0 डिग्री। हम लोग को ये भी पता है कि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और फ्लक्स के लिए ई इंटू डी एस हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और डी एस कॉस थीटा है का मान अगर हम 0 पुट करते तो हमको मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस मिलते हैं, क्योंकि फ्लक्स लाइंस के लिए ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया ऑफ वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम एक ही डायरेक्शन पे होना चाहिए, तभी हमको मैक्सिमम फ्लक्स मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं तो हमको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इक्वेशन मिलता है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम चार्ज को कैसे रिलेट करेंगे। इसी को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले गॉस थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, और गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं, और गॉस थ्योरम आज हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। तो चलो आओ हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम पे वो नोट्स जिसको तुमको फाइनल कॉपी पे लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है,
यानी ये गॉस थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट भी होगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface enclosing a charge is equal to 1 by epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट था, इसको बारीकी से समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ इनक्लोज्ड सरफेस का क्या मतलब है? क्लोज सरफेस का मतलब है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर अगर हम एक सरफेस को क्लोज करते हैं और उस सरफेस के अंदर हम कहीं भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ ले ले या यहाँ पे ले ले या हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो सभी के साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान बनेगा वो EDS भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स यही बनेगी, इसके बीच भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही बनेगा, तो हमारे पास प्रत्येक स्थिति के लिए जो फ्लक्स बन रहा है वो EDS बन रहा है। लेकिन जो फ्लक्स होगा वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम के अनुसार जो है वो चार्ज जो है, जो टोटल चार्ज जो हम सेंटर पे लिए हुए हैं वो होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट का मैटर क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मैटर हम लोग सबसे पहले वाले चैप्टर्स में जहाँ कूलम्स थ्योरम पढ़े थे, कूलम्स लॉ पढ़े थे, वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की बात हुई थी। यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे टोटल वीडियो देखे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली यहाँ पर जो हमारा स्पेस है, यहाँ जो सराउंडिंग एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एयर में है या फ्री स्पेस में है। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो एयर या फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई दूसरा हम लोग मीडियम ले लेते हैं, वाटर ले लें या कोई सॉलिड मीडियम ले लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान चेंज हो जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान अगर यहाँ मीडियम चेंज होता है। देखो यहाँ अगर हम मान लो एयर वाला या फ्री स्पेस वाले के साथ जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ पहुँच रही है उससे कहीं कम पहुँचेगी। अगर हम यहाँ पे मीडियम अगर वाटर रख दें या कोई सॉलिड मीडियम रख दें तो उसकी वजह से क्या होगी, लाइंस रुक जाएगी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होगी वो कम पहुँच जाएगी। यानी ये अगर हमारा परमिटिविटी का जो मान है ये अगर हमारा लेस होगा, कम होगा, तो ये हमारा फ्लक्स क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये अधिक मान हो जाए इसका, अगर ये जो मीडियम हम लोग ले रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड मीडियम है, तो ये अगर अधिक होगा तो ये कम बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ये रिलेट कर पा रहे हैं कि ये कहाँ से हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफिनेशन हो गया कि गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू द 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा, इनक्लोज ये सरफेस एरिया पे हम जो क्लोज सरफेस एरिया पे बात कर रहे हैं उसको हम लोग इनक्लोज्ड कर रहे हैं, ये हमारा हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, ये हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बना। लेकिन इसको हम किसी और भी एक अलग तरह से समझ सकते हैं कि बाय द डिफिनेशन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू the closed surface S is given by, अगर क्लोज सरफेस का बात करेंगे तो इंटीग्रेशन को हम टोटल सरफेस पे बात कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन को क्लोज करके हम यहाँ सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो S लिखेंगे E इंटू DS। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर इस दोनों को हम रिलेट कर पाते हैं तो ये दोनों फाई इक्वल है, तो ये दोनों पोर्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी गॉस थ्योरम जो है अब हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मे बी एक्सप्रेस्ड एज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू DS इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गया गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। लेकिन हम लोगों से एग्ज़ाम में पूछेगा गॉस थ्योरम को आप प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, देखो यहाँ टू प्रूव गॉस थ्योरम फॉर ए स्फेरिकली साइमेट्रिक क्लोज सरफेस, यानी एक ऐसा सरफेस जो कि स्फेरिकली गोल हो, क्लोज्ड हो, और उसमें हमको गॉस थ्योरम प्रूव करना। सबसे पहले हम लोग फिगर प्लॉट करेंगे कि सपोज स्फेरिकली एक ये
चार्ज पार्टिकल है जिसके अराउंडिंग यहाँ पर सभी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। सपोज मान लो कि यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। हम यहीं पर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, एक सरफेस एरिया लेते हैं जिसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो वो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। हम इस स्मॉल एरिया को ds इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट P होगा। ये एक रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट P से लेकर Q तक का, ये चार्ज Q को O नाम देते हैं। तो O से P तक की जो डिस्टेंस है वो R है, यही हमारा रेडियस हो गया, ये डायरेक्शन है इसका, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है। तो इस स्फेरिकल में हमको पता करना है कि गॉस थ्योरम कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड लैंग्वेज लिख लेते हैं कि जो जो हम लोग फिगर में दिखाए हैं वो सारा कुछ हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो कंसीडर दैट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q is situated at the center of a sphere of radius r. Let E, capital E, be the electric field at any point P. P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा P है on the surface of the sphere according to Coulomb's law। हम लोग को ये पता है कि अगर दो पॉइंट के लिए हम लोग पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हम लोग को पता है, इसका ज़रूरत हमको पड़ेगा, इसीलिए हम इसको लिख कर रख लेते हैं चूँकि, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट ds इज गिवन बाय, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम ds पे बात कर रहे हैं, फिर हम टोटल सिस्टम पे भी बात करेंगे, इज गिवन बाय d phi इक्वल टू E इंटू ds। ये बात हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं इसके बारे में। d phi अगर हम यहाँ इक्वेशन 1 से इसके मान को पुट कर देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds, हम इसको E ds cos थीटा भी लिख सकते हैं। एंड थीटा इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, बोलो। इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, d phi इक्वल टू E इंटू ds। हम यहीं पे मान पुट कर रहे हैं इसका, d phi E का मान हम यहाँ से पुट कर दें इक्वेशन 1 से, और ये ds हो गया हमारा, ठीक है। ये पता है कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। आओ d phi को हम अगर टोटल सिस्टम पे बात करें कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स the closed surface of the sphere। तो टोटल अगर हम सिस्टम पे बात करेंगे, ठीक है, टोटल सिस्टम पे, जैसे यहाँ पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले सकते थे, यहाँ पे अगर हम छोटा लेंगे तभी जाके सबको ऐड करके हमारा टोटल सिस्टम के लिए बनेगा। तो हम लोग एक के लिए लिए हैं तो रेस्ट सारे चीज़ के लिए लेने के लिए हम लोग को पता है कि ये इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi, ठीक है। d phi का जो मान है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds, ठीक है। ये बात हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ये कांस्टेंट टर्म है, चार्ज जो दिए हुए हैं सेंटर पे वो वही रहेगा, रेडियस ऑफ द स्फेयर वो चेंज नहीं होगा। यानी चेंज क्या हो सकता है ये, क्योंकि छोटा एरिया हम लोग लेंगे तो यही चेंज होगा। यानी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये हमारा कांस्टेंट टर्म है जो बाहर निकल गया, ठीक है। ये हमारा ds हो गया। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्फेयर के लिए ds का जो मान होता है ये क्या होता है, 4πr², ठीक है। एरिया ऑफ द स्फेयर क्या हो गया, एरिया ऑफ द स्फेयर 4πr²। हम लोग इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स है ये कुछ इस तरह से निकलेगा, Q/r² इंटू 4πr²। अगर हम यहाँ देखें तो 4π यहाँ से कैंसिल, r² यहाँ से कैंसिल है, तो फ्लक्स F इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यही कॉन्सेप्ट था कि जो फ्लक्स होंगे वो चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट
टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यही स्टेटमेंट था हमारा गॉस थ्योरम का। तो ये जब गॉस थ्योरम पूछेगा तो हमको स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग को ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि किसी भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस पे जो गॉस थ्योरम होता है उसको हम लोग इस तरह से प्रूव करते हैं। तो ध्यान रखोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कई सारे एप्लीकेशंस पे बात करेंगे।